Very good evening, dear students. Welcome back to the online classes of the Study Now. मैं भानु गुप्ता, अकाउंट्स फैकल्टी, जो आज आप सबके साथ एक नए लेक्चर, नए अकाउंटिंग टर्म्स और एक कुछ नई स्ट्रैटेजी के साथ दोबारा आप सबके सामने पेश हूं। जैसा कि आप सब ने मेरा प्रीवियस लेक्चर, आई होप वो सब ने अच्छे से समझ लिया। उसकी सिलेबस डिस्कशन जो मैंने स्ट्रैटेजी से आपको सिलेबस बताया कि किन किन डिफरेंट सोर्सेज में से जेकेएसएसबी एग्जाम ने जो प्रीवियस सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उस सिलेबस में आपको कौन कौन सी बुक्स में से पहले पढ़ना है। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स जो आज हमारे इस लेक्चर में जुड़े हैं, मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आज इस लेक्चर को समझने से पहले आपसे मैंने जो पहले प्रीवियस लेक्चर में जो अपनी सिलेबस डिस्कशन किया है, आप सब पहले उस लेक्चर को समझें, उसका एक सिलेबस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ले। आफ्टर दैट आप फिर इस लेक्चर पे आए। आज जो मैं बेसिक टर्म्स अकाउंट्स की आप सबके सामने डिस्कस करने आया हूं, ये स्पेशली उन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में अकाउंट्स नहीं पढ़ा। ये जो आपको स्क्रीन पे ये टर्म्स मैंने दिखाई दे रही हैं, ये जेकेएसएसबी इनके ऊपर स्पेशल फोकस अपना अटेंशन करता है इन क्वेश्चंस को पूछने। देखिए, मुझे आपको यहां पे पीएचडी वाली पढ़ाई नहीं करवानी, मुझे आपके साथ एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस वो प्रैक्टिकली सॉल्व, जो थ्योरेटिकल भी आपका कवर करे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आपका कवर करे। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, मैं एग्जाम ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ 2-3 बातें करना चाहूंगा। उन बातों को आप बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए और गौर कीजिएगा। एक फ्री टाइम पे एक कहीं जगह पर बैठ के रिलैक्स इंडिविजुअली, फिर उस दौरान मेरी बातों को जरूर सुनिएगा बड़े ध्यान से। जैसा कि आपने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो जेकेएसएसबी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर पोस्ट की है, दैट इज अ 600 वैकेंसी। आप ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम नहीं, ये आपके लिए एक रणभूमि है। अगर आपको इस रणभूमि में उतरना है तो आपको एक योद्धा बनना पड़ेगा। योद्धा मतलब वॉरियर। अगर आपके अंदर वो एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, जिस एग्जाम को आपने पास करना है, उस जुनून को अपनी आप एक जिद बना लीजिए और इस जिद को पूरा करने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है। अगर आप इस जॉब को देखिए, हर बच्चे कहते हैं कि सर मेरा एक लाइफ में ड्रीम है, तो बेटा बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे, आपका नहीं, बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी जो भी अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियां अप्लाई करते हैं, उनका ये जो ड्रीम, जो पहला वर्ड इसका अल्फाबेट है, तो आपको ये मैं समझा दूं, इस एग्जाम के लिए आपको ड्रीम का जो पहला वर्ड डी दिया गया है, आप में सबसे पहले होना चाहिए एक डिसिप्लिन। इज दैट क्लियर? अगर बच्चे कहते हैं कि सर हमारी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, मोटिवेशन वीडियो, वो मोटिवेशन वीडियो आपको सिर्फ 2 दिन अच्छी लगेगी, तीसरे दिन बच्चों का वही सोशल मीडिया पे आना। बट अगर आपने सिंसियरिटी से, एक हार्ड वर्क से, एक डेडिकेशन से अगर इस जॉब को हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि अगर मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना जरूर है। ये नहीं कि 2-4 दिन अकाउंट्स किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ठीक है जी? तो अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये आपकी एक जिद है जो मुझे पूरी करनी है। और दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा, बहुत अच्छा किया एलजी सरकार ने आप सबके लिए ये रिक्रूटमेंट निकाल दी, और एलजी सरकार को भी पता होना चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ के अंदर वो डेडिकेशन पावर इतनी है, इतना जुनून है कि वो, और ये नौकरी आपने उनसे हासिल नहीं करनी, उनसे छीन कर लेनी है। ये आपका हक है। जो पिछली धांधलियां हुई हैं या जो भी स्कैम्स वगैरह हुए हैं, उस दौरान वो जो बच्चों ने प्रॉब्लम्स फेस किया है अपनी लाइफ में अंदर, वो दोबारा जम्मू एंड कश्मीर में ना हो, और ये आपने नौकरी उनसे छीन कर लेनी है। और तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, अगर
आप एक अपने अंदर एक विश्वास से अपने आप से एक वादा कर लीजिए कि ये आज से मैं पढ़ूंगा और आने वाले दिनों में जो भी आपके कोई फैमिली फंक्शन, आपके पेरेंट्स के ओकेजन, कुछ भी हो, ये नौकरी आप अपने पेरेंट्स को उनकी एनिवर्सरी, उनके बर्थ पे एज ए गिफ्ट के तौर पे देंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट आज की हमारी इस नई जर्नी के साथ। आज बस मुझे इतना ही कहना था। इसके बाद जो मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपके साथ एक एक चीजों को क्लियर करूंगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूंगा विद इन द प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, एमसीक्यूज, हर एक चीज को मैं अच्छे से आपको डिफाइन करूंगा। सिर्फ आपने लेक्चर को पूरे बरकरार होकर, मतलब आपने अच्छे से सुनना है, ठीक है, पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन। हां, अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब है, वो अपना कमेंट बॉक्स पे कर दीजिए, तो एज सुन एज पॉसिबल मैं बहुत जल्द उसका रिप्लाई दे दूंगा। बट आप लेक्चर को पहले पूरे ध्यान से सुने और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए नाउ, जैसा कि मैंने आपको पहले स्क्रीन पे दिखाया, कुछ बेसिक्स टर्म्स दिखाई, जिसमें से हमारे पास कुछ बेसिक्स टर्म्स है एसेट्स, कुछ है हमारे पास लायबिलिटीज और कैपिटल और ड्राइंग। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो पहली टर्म हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल, जो हमें सबसे पहले समझनी है कि कैपिटल होता क्या है। ठीक है जी, दैट इज मीनिंग ऑफ, पहले मैं सबसे पहले इसकी टर्म पूरी लिखूंगा। ठीक है जी, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिखना चाहते हैं वो साथ साथ में लिख सकते हैं। बट मैं सारा कंटेंट, ये नहीं है कि पहले मैं स्क्रीन पे ले आऊं फिर मैं आपको बोल कर दिखाऊं, सिर्फ मैं आपको पहले लिख कर दिखाऊंगा, सारी चीजों को अच्छे से समझाऊंगा ताकि वो एक्सप्लेनेशन आपको पूरी एक दिमाग में सेट बैठ जाए। ठीक है जी, सो कैपिटल is the amount which is to be invested by the owner। ऑनर बेटा क्या होता है? ऑनर होता है एक मालिक, ऑब्लिक करके आप उसे प्रोप्राइटर भी लिख सकते। प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, फुल स्टॉप। सो कैपिटल इज द अमाउंट विच इज टू बी इन्वेस्टेड बाय द ओनर आर द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, फुल स्टॉप। इट मे बी in the form of cash or in kind। ये ध्यान से, अब मैं आपको डेफिनेशन जो मैंने बोर्ड पे स्क्रीन पे लिखी है, अब मैं आपको इसका एक एक वर्ड कि कैपिटल हमारी अकाउंटेंसी टर्म में क्या कहा गया है, इसका क्या महत्व है और इसे क्या इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल is the amount which is to be invested। कैपिटल एक ऐसा पैसा है जो इन्वेस्ट करता है कौन? मालिक, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर के नाम। जब भी कोई बिजनेसमैन अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। और उसे अकाउंटिंग टर्म में क्या कहा जाता है? दैट मीन्स की कैपिटल ऑफ द बिजनेस। और जो भी वो पैसा लगाएगा वो कहां लगाएगा? बिजनेस के अंदर। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। इस चीज का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ये पेपर में कई कबार आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये चीज डाल देते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। पैसा तो लगाएंगे, बट उसके साथ साथ आप उसके साथ उसका फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन काइंड का मतलब ये है कुछ भी। अब ये फॉर एग्जांपल मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने बिजनेस में पैसा तो लगाया ही लगाया, बट उसके दौरान एलईडी बोर्ड लगाया, फर्नीचर लगाया, टेबल लगाई, चेयर लगाई, इन काइंड मैंने सब, फैन लगाया, लाइट्स लगाई, तो ये क्या हो जाएगा? सब मेरा कैपिटल। जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्टिंग के बिजनेस की बात कर रहा हूं,
जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस में स्टार्टिंग अगर आप कोई टीवी, एसी, फ्रिज, ऑफिस फर्नीचर कुछ भी लगाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, दैट अमाउंट इज नोन एज द कैपिटल। अगली स्लाइड में मैं आपको इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूं। आई होप आपको एक एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई। मैं दोबारा रिपीट उसकी डेफिनेशन, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज टू बी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द कैश और इन काइंड, जो हमें कोई पैसा नहीं है तो कुछ और ले आइए, कुछ और इन द सेंस ऑफिस फर्नीचर ले आइए, फ्रिज ले आइए, रेफ्रिजरेटर। तो उस सारी चीजों को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अपने बिजनेस के दौरान क्या कहते हैं, एक कैपिटल। अब उसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। मिस्टर एक्स स्टार्टेड business with कैश। ध्यान से समझिएगा, मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख, फर्नीचर ₹2 लाख, मशीन ₹3 लाख। और एग्जामिनर आपसे पेपर में क्या पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द, ये अकाउंट्स में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा पेपर में आपको इसी तरह से, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो आपको जो पेपर में ध्यान रखना है, तो 4 ऑप्शन जब आपको देगा तो पहला ऑप्शन आपके लिए बनाएगा 5 लाख का, दूसरा ऑप्शन आपके लिए बना देगा 8 लाख का, तीसरा ऑप्शन आपके लिए बनाएगा 10 लाख का, और लास्ट ऑप्शन आपके लिए बना देगा नन ऑफ दीज। ठीक है जी। देखिए, एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने एमसीक्यू भी आपके लिए एक बना दिया कि एग्जामिनर जो वहां पे आप सबके लिए एक एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा, तो वो पेपर में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। दोबारा देखिए, मिस्टर एक्स स्टार्ट करता है अपना क्या, एक बिजनेस, और बिजनेस में क्या कितना लगाया, 5 लाख रुपए। उसके बाद क्या लाया, फर्नीचर 2 लाख रुपए का। फिर क्या लाया, मशीन लाई, कितने की लाई, 3 लाख। जब आप अपनी कैपिटल, और उसने पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब बच्चा कहता है कि हमने पढ़ा था, कि सर ने हमें पढ़ाया था, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज टू बी इन्वेस्टेड बाय द ओनर और द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। इट मे बी इन द शेप ऑफ द कैश और इन काइंड। तो मैंने आपको यही बताया कि दो यहां तो पैसा आएगा कैश में, यहां आएगा काइंड में, दोनों को जोड़कर जो बनेगा वो होगा कैपिटल। ये पॉइंट क्लियर। तो देखिए बेटा, उसने 5 लाख लगाया, फर्नीचर लाया 2 लाख रुपए का, बना 7 लाख रुपए, तो 3 लाख का मशीन लाया, तो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल हमारे पास कितनी निकली, दैट इज 10 लाख। तो जब आपकी 10 लाख की आपकी कैपिटल निकली, तो तब आपने उसमें से सही ऑप्शन मार्क करना है, ना कि 5 लाख आपका ऑप्शन होगा, ना तो आपका 8 लाख होगा। आपका जो सही ऑप्शन होगा, और ये जेके एसएसबी एग्जाम में 1 मार्क्स आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। सो बेटा, ये होता है हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेसमैन एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उस दौरान जब वो कोई नया इनिशिएटिव लेता है, जो सारी चीजें सेटअप नया बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट अमाउंट इज नोन एज द कैपिटल अमाउंट। क्लियर है जी। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा वो आपका रहेगा सी ऑप्शन, दैट इज 10 लाख। जो स्टार्टिंग में उसने कैश के साथ साथ अपना फर्नीचर भी लाया, तो वो सारा अमाउंट। हां, इसका एक फॉर्मूला है जो आपको आने वाले आगे टॉपिक्स में हेल्प करेगा। ठीक है जी। सो फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल, formula for
कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए बेटा हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा, हमें उसके लिए दो चीजें मैंडेटरी है जो हमें कैपिटल निकालने के लिए हेल्प करती है। दैट इज, सबसे पहले मुझे निकालना है कैपिटल, तो कैपिटल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लियर? सो जब भी आप इस प्रैक्टिकली को, अगर आपने क्वेश्चन कैपिटल पेपर में आए निकालने के लिए, तो आपको वहां पे वैल्यू दी होगी। फॉर एग्जांपल एसेट दिए हैं 10 लाख के, लायबिलिटी दी है 4 लाख रुपए की, तो उसके बाद आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालोगे वो आपका 6 लाख रुपीज जो निकालेगा, दैट अमाउंट इज नोन एज द कैपिटल। ये है आपकी एग्जांपल। सबसे पहले मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ कैपिटल को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल बताई इन कैश और इन काइंड में, उसके बाद नीचे मैंने आपको एक एमसीक्यूज बताया, एंड आफ्टर दैट मैंने उसके बाद एक आपको फॉर्मूला बता दिया कि रिगार्डिंग जो आगे आपके पास जेकेएसएसबी ने सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, तो ये फॉर्मूला आपको हर एक चीज, चाहे वो जेकेएसएसबी के लास्ट टॉपिक में आता है, वो तब भी आपको ये वहां पे फ्रूटफुल रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो हमें नेक्स्ट टर्म पढ़नी है, दैट इज, अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन होगा और वो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय कर दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर आपको बहुत जल्द दे दूंगा। नेक्स्ट टर्म दैट इज मीनिंग ऑफ ड्राइंग। ठीक है जी? सो ये मीनिंग ऑफ ड्राइंग का मतलब क्या है, इसे बेटा हम एक और नाम से कहते हैं, दैट इज विथड्रॉल। दैट इज विथड्रॉल। तो एक चीज समझ जाइए कि जब आप सब एटीएम यूज करते हैं, आप लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो जब वो पैसा बाहर आता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज विथड्रॉल। और जब आप वो पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, दैट मींस डिपॉजिट। और जब वो पैसा, आपका पैसा बैंक में जमा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिपॉजिट। और जब वो पैसा, वही पैसा जब बैंक से बाहर निकलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, विथड्रॉल्स। ये इसका अनदर नेम है जिसे हम क्या कहते हैं, विथड्रॉल। तो विथड्रॉल ड्राइंग का दूसरा नाम क्या होता है। और अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊं ड्राइंग के, पुराना जेकेएसएसबी का एग्जाम का पेपर निकालिए, ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी एग्जाम में आपको आई थिंक ये 5th या 6th क्वेश्चन होगा, उसमें चेक कीजिए, तो उसमें ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है, और इसका रीजन उन्होंने किस बेसिस पे पूछा था वो मैं आपको इस टॉपिक में समझाऊंगा। पहले आप टॉपिक समझे, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सर्च कर लीजिएगा। ठीक है जी? सबसे पहले एक बिजनेसमैन जब पैसा निकालता है, तो वो पैसे को निकालने के दौरान अपने घर के भी खर्चे जब उसे जरूरत पड़ जाती है, तो वो पैसा बिजनेस में से निकालता है। इज दैट क्लियर? अगर आप सबके भी पेरेंट्स कहीं बिजनेस करते हैं, तो आप भी कभी बिजनेस में शॉप में जाते हैं, तो अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा आप बिजनेस में से निकालते हैं। वो पर्सनल, वो खर्चे होते हैं घर के, वो आपके अपने पर्सनल खर्चे होते हैं। अगर मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं, तो आपका अपना खर्चा है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। हाँ, अगर वो मोबाइल फोन अगर बिजनेस में यूज हो रहा है, तब वो खर्चा बिजनेस के पर्पस के लिए। और इसके रीजन के पीछे जेकेएसएसबी एग्जाम ने जो पिछली बारी क्वेश्चन पूछा था, उसे दो रीजन से पूछा था। एक पूछा था ऑफिस यूज, और एक आता है बेटा हमारे पास पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है जी? हाउस होल्ड। आपको सिर्फ पेपर में एक चीज का ध्यान रखना है, यहीं से पूछेगा वो क्वेश्चन। यही दो टर्म्स हैं जो हमारी अकाउंटेंसी में, इन दो चीजों पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी? अगर तो बेटा कहीं लिखा है ऑफिस यूज, तो आपने सिंपली क्या यूज करना है, वर्ड कैश अकाउंट। क्लियर? जैसे मिस्टर वाई विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, क्या यूज, ऑफिस यूज, तब आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, कैश अकाउंट। चालाक बना और उसने कहा कि मैं ये इससे पूछूंगा कि पर्सनल यूज या हाउस होल्ड यूज होगा,
उसको क्या पता, बच्चे को नहीं पता, बट वो ये दोनों में से एक जरूर पूछेगा। आप पिछले पेपर में चेक कर लीजिएगा, और जब आपके सामने पेपर में ये चीज आपको दिखे कि उसने पर्सनल यूज पूछा, तब आपने बेटा वर्ड वहां पे यूज क्या करना है, दैट मींस ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। सो जरूरी, अब आप बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर आपने पीछे कैपिटल में पढ़ाया कैश और इन काइंड, तो क्या इसमें भी वैसा ही होगा? बिल्कुल वैसा होगा। आप बिजनेस में से पैसा कैश में निकाले या उसकी कोई और शेप में, कोई दुकान का राशन है उसे निकाल लीजिए घर के लिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी, किसी की इलेक्ट्रिसिटी की शॉप है तो वो बल्ब लेने बाहर थोड़ी ना जाएगा, ट्यूबलाइट्स लेने बाहर, वो अपनी दुकान में से ही वो घर के यूज के लिए रखेगा, और वो दो रीजन की वजह से होगा। अगर वो ऑफिस है तब आपको क्या यूज करना है, कैश। अगर तो वो बेटा पर्सनल यूज है तब आपको क्या वर्ड यूज करना है, ड्राइंग। दैट्स इट। इसके अलावा इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, ये दो चीज। और हां, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, जब इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज में आपके सामने लाऊंगा तब आपको चीजों को पता चलेगा कि आपको किस वर्ड को यूज करना है। अभी आपको सिर्फ लेक्चर में टॉपिक को अच्छे से समझना है। अब मैं इसके आगे आपको दिखाऊंगा कि एग्जामिनर किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसी टॉपिक पे। देखिए क्वेश्चन एमसीक्यूज कैसे पूछा जाएगा। मिस्टर राहुल विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑफिस यूज ₹50,000 which account is to be debited। क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको एक एमसीक्यूज बना के दिखा रहा हूं कि क्योंकि टॉपिक पढ़ा हमने, टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज बनाया, यह दिखाने के लिए कि एग्जामिनर की चाल क्या होगी पेपर में पूछने के लिए, और वो किस शेप में आपको क्वेश्चन पूछेगा। वो वहां पे आपको स्टेटमेंट यही देगा, उसके साथ 4 ऑप्शन देगा, ड्रॉइंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन आपको देगा कैश अकाउंट, तीसरा ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा नन ऑफ दीज। अब पेपर में यही 4 बेटा ऑप्शन मिलते हैं और इन्हीं पे हमारा फैसला डिसाइड होता है। अब जो पहले मुझे पेपर में काम करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले मुझे अपनी स्टेटमेंट को पढ़ना है कि मैंने स्टेटमेंट में मुझे दिया क्या। ध्यान से देखिए, मिस्टर राहुल विड्रॉ का मतलब क्या हुआ, पैसा निकाला, बिजनेस में से निकाला, कैश निकाल रहा है कहां से, और पेपर में लिखा होगा कहां से निकाला, बिजनेस में से। अब बेटा बात आ गई कि सर वो पैसा निकला कहां से और किस पर्पस के लिए। एक तो बिजनेस में से निकला, और दूसरी बात आपने ये मेरे से पीछे लेक्चर में समझी, या तो एक ऑफिस यूज या तो एक किस यूज के लिए, पर्सनल यूज। और वो कितना पैसा निकाल रहा है, 50,000। तो बताओ, उसने आगे क्वेश्चन पूछे विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, उसका क्वेश्चन पेपर में ये है। तो जब आप जर्नल एंट्री करेंगे, अभी शायद आपको नहीं लेक्चर पता लगेगा, बट उसमें डेबिट क्रेडिट क्यों किया गया, बट आपने पीछे अपने कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा कि कैश अकाउंट तब होगा कि जब, डेबिट कब होगा कि जब आप उसे ऑफिस यूज के लिए, अगर पर्सनल यूज के लिए होगा तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग। बट एग्जामिनर ने आपसे पेपर में क्या पूछा है, ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज के लिए बेटा हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, दैट इज ड्राइंग। ना तो पेपर में मुझे ड्राइंग्स को देखना है, ना बोथ ए एंड बी को देखना है, या नन। जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, आपकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट पे क्लियर है, एग्जामिनर चाहकर भी आपका नंबर गलत नहीं कर सकता। तो ये भी उस टाइम पे आपको 1 मार्क्स जो होगा वो पूरा कंप्लीट आपका ही बनेगा। तो ये छोटे छोटे माइनर से क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर समझता है कि ये जरूरी है, एटलीस्ट बच्चे को ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर।
आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको अकाउंटिंग की तीसरी टर्मिनोलॉजी टर्म पे लेकर चलता हूं, जो सबसे एक महत्वपूर्ण टर्म है, जिसे हम कहते हैं हमारे अकाउंट्स का एसेट। और मे भी आपने कभी लाइफ में सुन लिया हो या कभी आपको बेसिक मतलब भी पता हो, बट जिन्होंने नहीं पता मैं आज उनको बताता हूं कि बेसिकली एसेट होता क्या। आपने एसेट्स को सिर्फ एक साधारण भाषा में कंसीडर करना है, एक प्रॉपर्टी, एक आपका राइट, एक आपका पोसेशन। इन सब के ऊपर आपका कानूनी हक, आपका एसेट क्या होता है? एसेट बेस बेटा आपकी क्या होती? एक प्रॉपर्टी। आप जिस घर में बैठे हैं, आप सबका फर्नीचर वहां पे लगा हुआ है, तो 2 मिनट के लिए सोचिए, इसी तरह से एक दुकानदार के पास बिजनेस में ये चीजें, टीवी, फ्रिज, एलईडी, कैमरा, एसी, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ लगा होता है। तो वो उसको बिजनेस में जब चलना होता है तो ये सारी चीजें लेके चलता है और वो इसमें इन्वेस्ट करता है, तब जाके वो उसकी क्या बनती है? प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? एक राइट, और एक क्या कहते हैं? पोसेशन का मतलब है कानूनी हक। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फोन है, मार्केट में इसकी कीमत होगी 20,000, 30,000, 25,000, ठीक है। अब मैंने इसके लिए पेमेंट पे की, तो ये मेरा क्या बन गया? प्रॉपर्टी। दैट मीन्स एसेट, दैट मीन पोसेशन। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो हमारी जनरेट करती हैं, दैट मीन्स वो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस बनाती हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो आपकी रेवेन्यू जनरेट करवाने में काम आती हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं, वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट जो एक बिजनेस को देती है। ये पॉइंट क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गांधीनगर गोल मार्केट के सामने चर्च में आपने सबने फास्ट फूड का आइटम देखी होंगी, जो रेडी जोन जिसे कहा जाता है। जब वो रेडी जोन वहां पे लगा है, तो उसने बैठने से पहले कुछ अपने साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेबल, कुर्सी वगैरह, तो वो सब बेटा उसके लिए क्या बनती है? एक प्रॉपर्टी। एक दुकान भी अगर आपने कहीं पे मार्केट में खरीदनी होती है या कहीं चलानी होती है, तो बिजनेस के साथ साथ वो आपको क्या बनाती है? वो आपके। एक और आपको एग्जांपल देता हूं, केनाल रोड पे जम्मू में आपने जानते हैं कि किंग ऑफ द मार्केट जो स्वीट्स में जाना जाता है, पहलवान दी हट्टी, नया आउटलेट उन्होंने केनाल रोड पाम आइसलैंड के बिल्कुल ऑपोजिट ओपन किया। तो जब वो यहां पे बिजनेस एस्टैब्लिश करने आया, पैसा तो लाया, पैसे के साथ साथ क्या लाया? एक बिल्डिंग लाया, एक जमीन लाया, और उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो लाया। तो वो क्या बना? आपकी एक प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे जम्मू का सबसे बड़ा मॉल आपने सुना है, वे मॉल। तो वे मॉल वाला, उसका मालिक जो है वो पंजाब सिटी में रहता है, बट वो जम्मू आके हमारे बिजनेस यहां पे इस्टेब्लिश कर चुका है। और जब उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 2015 में तैयार करके जम्मू के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लोगों की फैसिलिटीज को पूरा किया, तो जब उसने वो पैसा लगाया, वो एक पैसा उसकी प्रॉपर्टी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो आज भी पैसा कमा रहा है, और वो क्या बनते हैं हमारे पास? एक एसेट्स की शेप में। जो वो बिल्डिंग वे मॉल वाली बनाई, वो उसका क्या है? एसेट, जिसे उसने रेंट पे दिया है या लोगों को बेच दिया है, तो उससे क्या आती है? प्रॉपर्टी, जो इनकम सोर्सेस उसकी बनाती है। दैट मींस एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसका बेनिफिट उसे फ्यूचर में दिया जाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें एसेट्स के बारे में पहले का भी पता था, तो हमने पता, ये हमें आता था, बट एसेट्स के टाइप्स ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ये आप सबने पढ़े होंगे, मे बी शायद कुछ टॉपिक आपने नहीं पढ़े होंगे। तो आज इस लेक्चर के आगे, इस एसेट्स की स्लाइड के आगे, जो मैं आपको टाइप्स ऑफ एसेट्स दिखाऊंगा, वो आपको सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि उनमें से एसेट्स की आगे कुछ शाखाएं हैं, कुछ ब्रांचेस हैं, जिसके ऊपर जेकेएसएस भी आपसे पूछेगा इन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास, दैट इज टाइप्स ऑफ एसेट्स, जिसे आप क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स भी कह सकते हैं।
सो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के एसेट्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हमारे पास एसेट्स कितने प्रकार, क्योंकि इसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं जेकेएसएसबी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको हर एक टॉपिक की क्लासिफिकेशन की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा और ये नाम नोट डाउन करते जाइएगा, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज को अच्छे से पढ़ें। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास आता है करंट एसेट्स। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है फिक्स्ड एसेट्स। पहला हमारे पास क्या आ गया? करंट एसेट। दूसरा हमारे पास क्या आ गया? फिक्स्ड एसेट। तीसरी टर्म हमारे पास आती है दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज लिक्विड एसेट्स। ठीक है बेटा जी। तो उसके बाद हमारे पास देखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वन इज द करंट एसेट्स, सेकेंड वन इज द फिक्स्ड एसेट्स, थर्ड वन इज द फिक्टिशियस एसेट्स एंड फोर्थ वन इज द लिक्विड एसेट्स। क्लियर? और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास एक कॉन्टीजेंट एसेट्स, और कॉन्टीजेंट एसेट्स के बाद जो हमारा एक और एसेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास फ्लोटिंग एसेट्स। यहां स्पेस कम है, आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं सर्कुलेटिंग एसेट्स। एग्जामिनर पेपर में यह जरूर पूछता है फ्लोटिंग एसेट्स इज आल्सो नोन एज, तो फ्लोटिंग एसेट्स का दूसरा नाम होता है सर्कुलेटिंग एसेट। सो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स, फिर लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स के बाद हमारे पास वेस्टिंग एसेट्स, फिर कॉन्टीजेंट एसेट्स एंड लास्ट वन इज द सर्कुलेटिंग एसेट्स। तो एक चीज का ध्यान रखिए, एसेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जेकेएसएसबी एग्जाम। जो जेकेएसएसबी एसेट्स की क्लासिफिकेशन, उसकी सब क्लासिफिकेशन, इनके अंदर भी इसकी सब क्लासिफिकेशन है, बट सबसे पहले आपको इन सारी चीजों को आपको क्या करना है कि इनकी टर्मिनोलॉजी टर्म्स की करंट एसेट्स क्या होते हैं और फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि करंट एसेट्स का मीनिंग क्या होता है। तो बेटा हम सबसे पहले अपनी जो टर्म स्टार्ट करने वाले हैं वो है सबसे पहले करंट। मैं सारी एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि इनके अंदर से क्या क्वेश्चंस निकलेंगे वो मैं एमसीक्यूज की शेप में आपसे आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करूंगा, और जो मुझसे यहां पे बन पाएंगे मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है जी। तो बेटा नाम से ही पता चल जाता है कि करंट जो अभी चल रहा है, एसेट जो प्रॉपर्टी हमारे पास अभी होगी। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझिएगा, गौर कीजिएगा, उस डेफिनेशन की क्लैरिटी लीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि करंट एसेट्स होते क्या। और ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं। तो करंट एसेट्स का पहले मतलब समझना आप सबके लिए जरूरी है। ठीक है जी। तो चलिए हम चलते हैं मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स की तरफ। तो करंट एसेट्स क्या लिखा हुआ है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which we can easily converted into the
कैश विथ इन ए, ध्यान से डेफिनेशन समझिएगा, विथ इन ए पीरियड ऑफ 1 year. फॉर एग्जाम्पल, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year, यहां पे मैं कुछ इसकी एग्जांपल्स लिख रहा हूं, एग्जांपल्स के नाम से ही पूछा जाता है। मैं इसका आगे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि पेपर में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएगा इन टॉपिक्स जो मैंने आपको सब क्लासिफिकेशन पार्ट्स बताई। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, कैश इन हैंड इज ए करंट एसेट्स। उसके बाद हमारे पास आता है कैश एट बैंक। तो ये भी आपके पास क्या होते हैं, दैट इज करंट एसेट्स। उसके बाद आता है आपके पास दैट इज डेटर्स। उसके बाद आता है आपके पास बिल रिसीवेबल। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है एक और टर्म, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो दैट इज द एग्जैक्ट एंड द रियल मीनिंग ऑफ द करंट एसेट। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पूरी जो मैंने लिखी है, इसकी एग्जांपल मैं एक एक करके आपको सारी चीजों को क्लियर करता हूं कि इसमें क्या बोला गया हुआ है कि होते क्या। सबसे पहले डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which we can easily convert। कन्वर्टेड का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिससे हम आसानी से इजिली कन्वर्ट कर दें इनटू किसमें, कैश में। मतलब उस चीज को बेच के कन्वर्ट करके वो पैसे में कन्वर्ट हो जाए विथ इन ए पीरियड ऑफ 1 year। कितने साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, विद इन ए पीरियड ऑफ द 1 year, 1 साल के अंदर अंदर, दैट इज नोन एज करंट एसेट। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि करंट एसेट एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो मनी की शेप में कन्वर्ट हो जाएं 1 साल के अंदर अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल, ये फोन है, मैंने 6 महीने पहले लिया, अब मैं इस फोन को चलाकर थक चुका हूं और इसे मैं बेचना चाहता हूं, तो मैं इसे बेचकर एक OLX पे ऐड डालूंगा। उस ऐड से क्या होगा, कस्टमर मुझे कॉल करेगा, बट फिर मैं उसके बाद उससे इंटरेक्ट करूंगा। मैं अपना फोन देने के बाद उससे क्या अराइज करूंगा, इन द शेप ऑफ मनी। इस चीज को बेचने के दौरान मैंने पैसा कन्वर्ट कर दिया, वो मेरा क्या बन गया, करंट एसेट। बट उसका टाइम पीरियड मैटर करता है कि आपने करंट एसेट्स कितनी देर, मैंने आपको बोला 1 साल, बट मैंने 6 महीने चलाया, 7वें महीने में मैंने OLX पे डाला, कस्टमर खुश हो गया, उसने मुझसे फोन ले लिया और वो मैंने पैसा उससे वापस रिकवर किया, जो इसकी वैल्यूएशन बनी। तो दैट मींस एक चीज को आप कन्वर्ट करके दूसरी चीज में पैसा अराइज कर रहे हैं, दैट मींस वो आपके क्या बनते हैं, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के लिए आपके पास एग्जांपल दी होगी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है जी, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ, ये हार्ड कैश। जब बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाता है तो ये पैसा अपने साथ रखता है, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कैश इन हैंड। कैश एट बैंक का मतलब आप सब ATM यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, तो आपका बैंक आपके बिहाफ पर पेमेंट जब पे करता है वो क्या होता है, कैश एट बैंक। जिसे मर्जी जब चाहे आप निकाल सकते हैं, दैट मींस उसे क्या कहते हैं, कैश एट। डेटर, ये वो लोग होते हैं जिनसे हमने बिजनेस में पैसे वापिस लेने हैं, ना कि उनको देने हैं। जिसको देने हैं वो बिजनेस का क्रेडिट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इससे बिजनेस में पैसे वापिस लेने हैं वो क्या बनता है, हमारा एक डेटर्स। और जिसको यही पैसा किसी को वापिस करना है वो क्या बनता है, एक क्रेडिटर। सो ये कुछ और रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा लेक्चर को सुनना है तो आप दोबारा सुन लीजिएगा। तो इसके दौरान पेपर में आपसे सिंपल एक साइकोलॉजी कि करंट एसेट्स का टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है, लेस देन 1 year।
और उस 1 ईयर के अंदर अंदर जिस चीज को हम मनी में कन्वर्ट कर दे वो हमारे पास क्या बन जाता है, दैट इज करंट एसेट। नीचे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख दीजिएगा, मैं उसका बहुत जल्द आपको रिप्लाई दे दूंगा। नेक्स्ट, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टर्म पढ़ी दैट इज फिक्स एसेट, जो पढ़नी है अभी दैट इज फिक्स। आई होप कि ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो, इसकी एग्जांपल्स भी। बट फिक्स एसेट्स को पढ़ने से पहले करंट एसेट्स में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है जी। तो पेपर में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपने पीछे टर्म नहीं पढ़ी बट आपको एग्जाम्पल मैंने दे दी, तो आपको पता होना चाहिए पेपर में इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल रिसीवेबल इज ए डैश एसेट्स। अब वो पेपर में क्या करेगा, इसको क्या करेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा, ठीक है जी। तो वो बेसिक ही आपसे चीजें पूछेगा कि जो हमारे वो चाहता है कि आपको बेसिक्स के उसके करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है वो सब पता होना चाहिए। अब ऑप्शन कैसे मिलेंगे वो देखिए। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पे फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। दूसरी टर्म आपको मिलेगी वहां पे फिक्स्ड एसेट्स। तीसरी टर्म आपको वहां पे मिलेगी करंट एसेट्स। और चौथी टर्म आपको वहां पे मिलेगी जो आपके पास होगी वेस्टिंग एसेट्स। तो बेटा इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करंट एसेट्स बेसिकली वो क्वेश्चन क्या होगा, बिल रिसीवेबल इज ए डैश एसेट। वो पूछ रहा है कि बताओ बिल रिसीवेबल एसेट्स जो हैं वो कौन से एसेट्स होते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इन्हीं 4 ऑप्शंस के में से आपको सही मार्क करना है। और जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो मेरा वादा है, दावा है, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए पहली चीज आपने फिक्टिशियस एसेट्स नहीं पढ़ी, और फिक्टिशियस एसेट्स अभी तो आपने पढ़े नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहली बात होगा नहीं। फिक्स एसेट्स अभी हमने पढ़ने हैं, ये भी। और फिक्स एसेट्स क्या होता है कि जो परमानेंटली, मैं आपको इन सिंपल वर्ड में बता देता हूं, उसे कैपिटल एसेट्स भी कहा जाता है, फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, ब्लॉक एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। जो परमानेंट, आप जिस घर में बैठे हैं, अब मुझे यह बताइए, आप किसी भी जगह पे बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो वो क्या घर आप उठा के कहीं और तक लेके जा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं, वो घर फिक्स रहेगा। क्या आप किसी और कटरा से कोई घर या उधमपुर से घर या कठुआ से घर उठा के यहां तक ला सकते हैं जम्मू में? नहीं, तो वो क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा। क्लियर? तो अब आपने जो पढ़ा आज के टॉपिक में, एग्जाम्पल में, वो आपको मैंने पीछे एग्जाम्पल दी, दैट इज बिल रिसीवेबल किसके अंडर कवर होता है, करंट एसेट्स के अंदर। तो वो क्या होता है, हमारे पास एक करंट है। तो आपका सही ऑप्शन जो रहेगा, तो ये भी पेपर में 1 मार्क्स आपके हाथ में। तो आपको देखिए पीएचडी नहीं करनी है, आपको पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड। आपको इतने ढेर सारे ऐसे अकाउंटेंसी का मैं आपको क्लियर कर दूं, जो जेकेएसएसबी ने सिलेबस पुराने में दिया है, वो 5 साल अकाउंट्स की पढ़ाई होती है, तब जाके वो उन्होंने सिलेबस डाला है। तो 5 साल, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमने कि सारी ही पूरी 5 साल की पढ़ाई 3 महीने में कर। हमने वो पढ़ाना है कि जो पेपर में आपसे लगातार जो क्वेश्चन, एक साइकोलॉजिकली एग्जामिनरी जो एग्जामिन डालेगा, तो वो उस तरह के कैसे क्वेश्चंस पूछे, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। क्लियर? तो आपको सही, आपको ऑप्शन मार्क करना है, तो ये 1 मार्क्स आपके हाथ में होगा। तो वैसे वैसे नंबर आपके काउंट और वैसे वैसे आपका मतलब लेवल इंक्रीज होता जाए। और वेस्टिंग एसेट्स आपके सामने नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन रहेगा आपका करंट एसेट। चलिए, आई होप मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल क्लियर हो गई हो। तो उसके बाद हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास फिक्स एसेट्स के ऊपर। इसकी भी बेटा आगे 2 सब क्लासिफिकेशन है, मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद कौन से क्लासिफिकेशन पार्ट्स आते हैं, पहले फिक्स एसेट्स को समझ लीजिए कि फिक्स एसेट्स होते क्या है। फिक्स्ड
एसेट्स। क्लियर? तो फिक्स एसेट्स की दो सब क्लासिफिकेशन पार्ट्स होती हैं। एक होते हैं हमारे पास टेंजिएबल एसेट्स, और बेटा दूसरा होता है हमारे पास इनटेंजिएबल एसेट्स। तो आपको याद रखना है फिक्स एसेट के कितने भाग हैं? दो। कितने प्रकार के हैं? दो। जिसमें सबसे पहले मेरे पास क्या आता है? टेंजिएबल, और दूसरा क्या होता है? इनटेंजिएबल। टेंजिएबल क्या होते हैं? जिसको मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, हाथ लगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है, मैं हाथ लगा सकता हूं, टच कर सकता हूं। ये एलईडी बोर्ड है, मैं इसको हाथ लगा सकता हूं, टच कर सकता हूं। पीछे वॉल है, मैं इसको हाथ लगा सकता हूं, टच कर सकता हूं। तो जो चीजें मेरे पास, यहां अलमीरा है तो मैं उसे हाथ लगा सकता हूं, टच। एसी है तो मैं यहां पे से हाथ लगा सकता हूं, टच कर सकता। तो जिन चीजों को हम आप अपने इन्वायरमेंट जहां आप बैठे हैं, जहां पे आपके सामने लैपटॉप है, फोन है, आप उसे हाथ लगाइए, टच कीजिए, वो क्या होगा? एक टेंजिबल एसेट्स बनेगा आपका। तो बिजनेसमैन जब बिजनेस में बैठता है तो वही सारी चीजें लेकर बैठता है कि जो उसे बिजनेस में चलाने के लिए काम। इनटेंजिबल होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं, बट उसको किस चीज में मेजर कर सकते हैं? इन द शेप ऑफ मनी, पैसे की शेप में। वो मैं आगे आपको क्लासिफाइड करूंगा वो कैसे मेजर होता है, बट उसके लिए आपको मार्केट में उसकी पेमेंट पे करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स एसेट्स वो एसेट होते हैं जो परमानेंटली फिक्स्ड है एक बिजनेस में। अब फॉर एग्जांपल मार्केट में, गांधीनगर गोल मार्केट में आप चले जाइए, युगल एंड सन्स की दुकान है। क्या उस दुकान को उठा के मैं जीवन ला सकता हूं? क्या मैं उसको उठा के जानीपुर मार्केट में लेके जा सकता हूं? नहीं। तो वो बिल्डिंग जहां पे फिक्स है वो वहीं पे ही रहेगी, उसे मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। जिस घर में आप बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, तो क्या मैं वहां उस घर को उठा के किसी और घर तक लेके, किसी और जगह तक? नो, दैट इज नॉट, दैट इज परमानेंटली फिक्स्ड इनटू द बिजनेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड। और बिजनेसमैन भी जब अपनी एक बिजनेस की यूनिट, एक बिजनेस चलाता है, तो वो क्या बनता है? हमारा एक फिक्स एसेट्स बनाया जाता है। और फिक्स एसेट्स की हमारे अकाउंट्स में दो क्लासिफिकेशन पार्ट्स होते हैं, एक टेंजिएबल और दूसरा बेटा होता है इनटेंजिएबल। टेंजिएबल मैंने आपको बताया जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिएबल जिसको हम देख नहीं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर जो दिमाग में सोचेगा कि मुझे ये बच्चे से पूछना है कि ये क्वेश्चन उसको आता है या नहीं, सबसे पहले फिक्स एसेट्स के नाम जानना जरूरी है कि फिक्स एसेट्स के अलग अलग नाम क्या क्लासिफाइड किए गए हैं। ठीक है जी। सबसे पहले फिक्स एसेट्स का दूसरा नाम होता है इज एनदर नेम ऑफ, इज एन अदर नेम ऑफ, किस नाम से हम उसे और बुलाते हैं? दैट इज कैपिटल एसेट्स। उसके बाद इसका नाम होता है लॉन्ग लाइफ एसेट्स, जो एक लंबे समय के लिए बिजनेसमैन के साथ काम करते हैं, छोटे पीरियड के लिए काम नहीं करते, जो सालों साल उनके साथ बिजनेस में कंटिन्यू काम करते हैं। और उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर इसके बाद इसे एक और नाम, और इसे अलग अलग ब्लॉक में, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद हम इसे एक ब्लॉक में शो करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक एसेट्स। तो बेटा एग्जामिनर की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो आपको इनमें से कोई भी नाम, क्योंकि वो जानता है बच्चा फिक्स एसेट्स पढ़ के आया, बट उसको यह पता है कि बच्चा इन सबके नाम पूरे नहीं पढ़कर आया होगा, तो आपको यही नाम जो पेपर में क्लासिफाइड होंगे, तो फिक्स एसेट इज आल्सो नोन एज, चार ऑप्शन आपको सही ढूंढना है। सही तभी मार्क होगा जब आप सबको इसके पूरे एग्जैक्ट नाम पता होंगे, जिसका नाम होगा कैपिटल एसेट्स भी कहा जाता है, लाइफ लॉन्ग एसेट्स भी कहा जाता है, जिसे हम फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से भी कहते हैं, और ब्लॉक एसेट्स के नाम से कहा जाता है। और इसे हम कहते हैं दैट मींस ए फिक्स एसेट्स इनटू द बिजनेस। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं कि मीनिंग ऑफ फिक्स एसेट्स होते क्या। देखिए, सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फिक्स एसेट्स होते क्या हैं और उनकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन में कोई भी कॉन्सेप्ट आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे आपको मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा। पहले मैं अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा, फिर उसके बाद हमारी रेस्ट ऑफ द आइटम। मैंने और भी कुछ टॉपिक्स लाए हुए हैं जिससे आपको आइडेंटिफाइड करना है। पहले आप एसेट्स की सारी क्लासिफिकेशन, मैं आपसे वादा करता हूं कि वो आइटम्स आप खुद ही देखेंगे, उसका बोलने से पहले, पूछने से पहले ही आपके पास आंसर होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप फिक्स एसेट्स का मतलब समझिए, होता क्या है। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स which are to be permanently fixed into the business for a longer period of time लॉन्गर पीरियड ऑफ, छोटे समय के लिए वो हमारे साथ काम नहीं करती, तो वो एक लंबे समय के लिए हमारे साथ बिजनेस में काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स एसेट। मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन रिपीट करवा देता हूं, दैट इज फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स, एक ऐसे एसेट्स होते हैं विच आर टू बी परमानेंटली, परमानेंटली का मतलब है एक जगह वो फिक्स है, वो जमीन वहां से हिल नहीं सकती, वो बिल्डिंग वहां से हिल नहीं सकती, तो वो परमानेंटली फिक्स्ड है। जो परमानेंटली फिक्स्ड है बिजनेस के अंदर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज फिक्स एसेट। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, फैक्स मशीन, कुछ भी आप लगा लीजिए जो आप एक बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जिन्हें इकोनॉमिक्स में ड्यूरेबल गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ड्यूरेबल गुड्स एक लॉन्गर पीरियड के लिए हमारे पास बिजनेस में कंटिन्यू काम करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, दैट मींस ए फिक्स्ड एसेट्स जो परमानेंट। अभी मैंने आपको पीछे नाम बताए, स्लाइड के बिना मैं दोबारा आपको पूछता हूं कि फिक्स एसेट्स के नाम क्या होते हैं हमारे पास। एक लाइफ लॉन्ग एसेट्स के नाम से जाना जाता है, उसके बाद फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, कैपिटल एसेट्स के नाम से कहा जाता है, उसे ब्लॉक एसेट्स के नाम से भी कहा। तो ये तरह तरह के नाम पेपर में एग्जामिनर चालाक है, उसने यही नाम एक पूछना है और पूछना है कि बताओ इसका दूसरा नाम क्या है। या पेपर में आपको इन टर्म्स में से पूछा जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी इज ए डैश एसेट, करंट, फिक्स, करंट, फिक्स, वेस्टिंग, फिटिशियस। आंसर क्या रहेगा, दैट इज ए फिक्स। और फिक्स एसेट्स का टाइम पीरियड जो होता है मोर देन 1 ईयर से ज्यादा होता है। ये याद रखिएगा कि जो फिक्स एसेट्स का टाइम पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर से ज्यादा होता है। जो परमानेंटली बिजनेस में चलेंगे लंबे समय के लिए, वो ये नहीं कि आज लिए कल हम उसे बेच देंगे, नहीं, हम उसे लंबे समय के लिए चलाएंगे। तो जो एक परमानेंटली फिक्स होते हैं हमारे बिजनेस में। अभी देखिए, पहले हमने करंट एसेट्स पढ़े, अब फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट्स के अंदर जो 2 सब पार्ट्स आते हैं जो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताए थे, दैट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। पहला हम पार्ट पढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा फिक्स एसेट्स। अब हम पढ़ेंगे टेंजिबल एसेट, फिर उसके बाद इनटेंजिबल। ठीक है जी, चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूं। देखिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, मैं सारे नहीं पूछूंगा आपसे, जो अभी 2 टॉपिक किए हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग आइटम्स। आपको ये बताने हैं कि ये करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। तो अभी आपने प्लांट एंड मशीनरी जो लंबे समय के लिए लगाई जाएगी वो क्या होगा, आपका फिक्स्ड एसेट्स। और कोई टर्म देखिए, डेटर्स आपने पढ़ा, कहां पे आया, करंट एसेट।
विच वी कैन इजिली कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन ए पीरियड ऑफ द 1 ईयर। फिर उसके बाद कैश इन हैंड एट पड़ा, कैश एट बैंक पड़ा, ये भी क्या होंगे हमारे करंट एसेट। क्लोजिंग स्टॉक आपने पढ़ा, ये देखिए अनसोल्ड स्टॉक, इसका मतलब ही यही होता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब इसका दूसरा नाम क्या, अनसोल्ड स्टॉक। ऐसा सामान, आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने कोई 50 पीस लाए, 30 बेच दिए, 20 बच गए, वो सामान बच गया, दैट इज एन अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज ऑल्सो ए करंट एसेट। उसके बाद कंप्यूटर, देखिए आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया। फिर परमानेंटली बिजनेस में रहता है, दैट इज फिक्स्ड एसेट। फिर उसके बाद फैक्स मशीन, दैट इज ऑल्सो ए फिक्स्ड एसेट। तो बेटा इन चीजों को ही पेपर में पूछा जाएगा, आपको इन्हीं चीजों को क्लासिफाइड करके उसका सही ऑप्शन मार्क करना है। जिस तरह से ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने लाए, और भी ये कब आपसे ये तो मैंने बीच में आपसे पूछ लिए, वरना जब मैंने सारे टॉपिक्स को पढ़ाना था तब जाकर मैंने आपसे खुद एक क्लासिफाइड करनी थी एक एक आइटम्स के बारे में कि आप इसे आइडेंटिफाइड। अब जो बच गए हैं, जब वो टॉपिक पूरा होगा तब मैं आपसे पूछूंगा दोबारा से। अभी हम पहले नेक्स्ट टॉपिक का जो पार्ट पढ़ना है जो हमारा रह गया, ताकि वो छूटे ना, तो पूरा कंप्लीट करें। सबसे पहले मीनिंग ऑफ टेंजिएबल एसेट्स। तो टेंजिएबल एसेट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको पीछे अभी बताया कि टेंजिएबल जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, आपके आसपास जहां आप बैठे हैं उन्हें टच कीजिए, सोफा है हाथ लगाइए, टेंजिएबल एसेट। उसके बाद रेफ्रिजरेटर घर में पड़ा हुआ है, उसे हाथ लगाइए, टच कीजिए, दैट इज ए क्या है वो आपका टेंजिएबल एसेट। उसके बाद कोई आपके पास फर्नीचर घर में पड़ा हुआ है जिसे आप देख रहे हैं, टच कीजिए, दैट इज ए टेंजिएबल एसेट। अब उसके बाद सबसे पहले मैं इसका आपको मीनिंग लिखवा देता हूं कि टेंजिएबल एसेट्स होते क्या। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद टेंजिएबल एसेट्स आर दोज assets of the business which we can seen and touch। जिस चीज को मैं देख सकता हूं, हाथ लगा सकता हूं, फिजिकली महसूस कर सकता हूं, दैट इज ए टेंजिएबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, आप उसमें ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर मोबाइल फोन, ऑफिस फर्नीचर, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीजें वो होती हैं, एग्जामिनर को यही देखना है कि जब वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको ये पता है कि कौन सी चीजें टेंजिएबल और इनटेंजिएबल होती है और उनमें कौन कौन सी आइटम्स क्लासिफाइड होती हैं। और वो ये जानना चाहता है कि सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए विच वी कैन सीन एंड टच। क्या पता वो ये डेफिनेशन लिख के नीचे ऑप्शन 4 बना दे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इनटेंजिबल का मीनिंग। फिर आपका टॉपिक करंट एसेट्स का कंप्लीट, फिक्स एसेट्स का कंप्लीट, टेंजिबल एसेट्स का कंप्लीट और इनटेंजिबल एसेट्स का। अब पहले इनटेंजिबल को देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ intangible assets। so intangible assets क्या होते हैं? are those assets which we cannot seen or touch but we can
मेजर इनटू द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है जी, जिस चीज को हम पैसे की तुलना में उसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है जी, पहले आप इसकी चीजों को समझ लें कि इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वी कैन नॉट, ठीक है, सीन और टच, जिसे मैं देख नहीं सकता ना मैं टच कर सकता हूं, बट वी कैन मेजर इनटू द वैल्यू ऑफ मनी। जिस चीज को मैं मेजर पैसे की शेप में कर लूं, वो मेरे पास क्या बनेगा, इंटेंजिबल एसेट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर इसमें आपने पीछे वाली चीज में एग्जांपल्स दी, तो इसमें आप क्या एग्जांपल हमें रिकमेंड करेंगे? तो ठीक है बेटा, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं। तो इसमें आप एग्जांपल लिखिए, ये नाम आपसे पेपर में बहुत बार पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें आप एग्जांपल लिखिए। सबसे पहले गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस फीस, फ्रेंचाइजीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और भी ऐसी चीजें कि जो सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको बताता हूं इसकी एग्जांपल। मेरा फोन है, इस फोन में वायरस आ गया। अब वायरस आने के लिए मैं क्या करूंगा, कंपनी सर्विस सेंटर जाऊंगा। इस सर्विस सेंटर में जाकर मैं उन्हें बोलता हूं कि मैम मेरा फोन खराब हो चुका हुआ है, तो आप मेरा डाटा जो है वो रिकवर, क्योंकि मेरे पास फोन में डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, तो उस डाटा को बचाने के लिए वो कहते हैं सर आपका फोन हम ठीक कर देंगे, बट इस फोन को ठीक करने के लिए आपको हमें 3000 पे करने पड़ेंगे। तो उस 3000 रुपए को ना तो वो लैंग्वेज मैं पढ़ सकता हूं, ना वो कंपनी वाले सिर्फ इसमें नया एक एंटीवायरस डाल के वो मुझे डाटा बचा देंगे, जिससे मेरा पुराना डाटा रिकवर हो जाएगा। बट उस डाटा को बचाने के लिए मुझे 3000 रुपए कैश में उन्हें पे करने पड़े। तो जिसकी चीज को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट उसे हम मेजर इन द शेप ऑफ द मनी में कर सकते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, इंटेंजिबल एसेट्स। तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, एग्जांपल्स कवर होती हैं। वो आपके पास क्या आते हैं, आपके पास जो एग्जांपल मैंने बताई, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस फीस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स। तो जो पेपर में एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो कैसा क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए डैश एसेट्स। तो पेपर में आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको टेंजिबल एसेट्स, फिर आपको मिलेगा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा आपको मिलेगा कॉन्टीजेंट एसेट्स, और लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा नन ऑफ दीज। सो अब आप बताइए, पीछे आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देखी, तो वो कौन सा एसेट्स जिसमें आपके, जिसे आप देखने, तो 1 मार्क्स का एग्जामिनर की चालाकी ये होती है कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ताकि उसको ये देखना है कि बच्चे को इतना, एटलीस्ट अकाउंटिंग में उसने इतना पढ़ा है कि उसको ये पता हो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है और कौन से एसेट्स के अंदर फॉल करता है। तो वो आपको ये देखना। तो आपको पता है कि जिसको मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, वो नहीं हो सकता। कॉन्टीजेंट एसेट अभी आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं लिया, उसके बाद नन ऑफ दीज ऑप्शन बचेगा नहीं। तो सही ऑप्शन जो आपका होगा, यही आपको आपका 1 मार्क्स आपका जेके एसएसबी एग्जाम में, जिन्होंने कभी लाइफ में अकाउंट्स में नहीं पढ़ा, ये उनके लिए कवर कर देगा। और ये आपके बहुत सारे, मैंने आपको दोबारा स्लाइड दिखा देता हूं कि आज हमने किन किन टॉपिक्स को कवर किया।
और कौन कौन सी चीजों को हमने कवर किया वो मैं दोबारा से आपको एक एक करके दिखा देता हूं। ठीक है जी। सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ कैपिटल पढ़ा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल प्लस एमसीक्यू समझाया। उसके बाद फिर मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला करवाया। नेक्स्ट उसके बाद मैंने ड्राइंग का ऑफिस यूज और पर्सनल यूज। फिर उसमें के बाद मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल बताई। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो फ्यूचर इवेंट्स पे होते हैं, प्रॉपर्टी, राइट्स, पोसेशंस। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एसेट्स में करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर भी हमने जो करंट एसेट्स का मीनिंग और टाइम पीरियड 1 साल का, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, उसका एमसीक्यूज किया। फिर उसके बाद मैंने फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल वगैरह वगैरह जो भी आगे हमने टॉपिक लास्ट अभी स्लाइड्स में किए। सो आई होप आज के इस लेक्चर से आप सबके अंदर वो चीज समझ आ चुकी होगी कि अकाउंटेंसी में ये जो कैपिटल, लायबिलिटीज और कैपिटल, आपने ड्राइंग क्या चीजें होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो अगर आप सब इस तरह के मेरे और लेक्चर्स को जानना चाहते हैं तो अपने लाइक्स और अपने शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, सोसाइटी को। सो उसके दौरान अपने फ्रूटफुल जो कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स पे लिखें, तो ताकि आपके जो कमेंट्स हो ताकि मुझे पता चल पाए कि स्टूडेंट्स आर टू बी हैप्पी एंड द इम्प्रेस्ड। सो मैं आने वाले जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं मैं बहुत जल्द आप सबके साथ उन बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो आज हमारी क्लास में रह चुके हैं तो मैं दोबारा आप सबके साथ उन कॉन्सेप्ट्स को आगे कंटिन्यू करूं। तो अगर मुझे मोटिवेशन, आप सभी मेरा मोटिवेशंस हैं, अगर आप सब मुझे चाहते हैं कि मैं दोबारा एक नए लेक्चर, नए टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करूं तो आप अपनी कमेंट बॉक्स पे अपनी राय रखें और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपना कमेंट बॉक्स पे कीजिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। हाँ, वन मोर थिंग, अब हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस जो हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि अगर वो कुछ सवाल वो अपनी ऑफलाइन, और हाँ मैं आपको एक चांस देता हूं, जो लेक्चर मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट और ये वाला आज समझाया, फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई टॉपिक में दिक्कत है वो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर विजिट करें, अपने सर से टाइमिंग सेट करें ताकि मैं आपकी एक क्लास कंडक्ट और आपके सवालों का जवाब दे सकूं, ताकि जो भी आपकी कॉन्सेप्ट क्यूरीज हैं और जिनको कोई टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है और कैसे अकाउंटेंसी को कवर किया जाए, तो मैं बहुत जल्द आपके साथ आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में, ताकि आप हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी नोटिफिकेशन हो उस दौरान आपका कोई भी लेक्चर मिस ना रहे। और अगर आप अकाउंटेंसी से इसी तरह के टॉपिक जो क्लियर करना चाहते हैं तो अब आप हमारे साथ बने रहिए, तो मैं जरूर श्योर है कि इससे भी और बेहतरीन आपके लिए अच्छे एक्सरसाइज लाऊंगा, अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट, और जो बच्चे अभी भी इस टॉपिक में कुछ थोड़े डाउट्स रह गए वो हमारे ऑफलाइन बैचेस में आकर विजिट करें और जो भी उनका कॉन्सेप्ट है वो आकर क्लियर करें। दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आकर जब मर्जी आए, 24/7 हमारा इंस्टीट्यूट है, तो वो आपको जब चाहे कॉन्सेप्ट आप कॉल कर लीजिए, आप टाइमिंग बुक कर लीजिए, तो मैं आपके लिए नए लेक्चर्स के लिए दोबारा नेक्स्ट लेक्चर पे मिलता हूं बहुत जल्द। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके लिए और नए वीडियोस और नए लेक्चर्स के साथ दोबारा प्रेजेंट हूं। थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू फॉर योर लव। आपने जितना प्यार दिया मुझे फर्स्ट वीडियोस में, मैं इंप्रेस्ड हुआ काफी चीज, और यही एक सबका आपका मोटिवेशन है जिस वजह से आज मैं आप सबके साथ एक नया लेक्चर लाया हूं। थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू सो मच।